दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जा एक बार फिर। इंडियन फिल्म फैटर्निटी के इतिहास में साल 1969 को एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है। यह वो दौर था जब हिंदी सिनेमा अपना पुराना वर्जन छोड़कर अपने एक नए अवतार में अपने आप को एक नई रंगत अख्तियार कर रहा था। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की त्रिमूर्ति का जादू अब भी कायम था, लेकिन दर्शकों को कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अनप्रेडिक्टेबल ये दर्शक तलाश रहे थे। और ठीक इसी दौरान फरवरी के आखिरी दिनों और मार्च के शुरुआती दिनों में ट्रेड मैगजीन्स और फिल्मी गलियारों में एक नाम बिजली की तरह कौंधा, राजेश खन्ना। आज के डिजिटल युग में जहां वायरल होना आम बात है, उस दौर में बिना किसी सोशल मीडिया के जो हिस्टीरिया पैदा हुआ, वो इंडियन फिल्म मेकर्स और क्रिएटिव समुदाय के लिए आज भी एक रिसर्च का टॉपिक है। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता के उदय की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी घटना की शुरुआत की है जिसे दुनिया ने भारत का पहला सुपरस्टार, इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार कहा। आराधना, फिल्म आराधना के प्रीव्यू और ट्रेड का बदलता हुआ मिजाज फरवरी 1969 के आखिरी हफ्ते में निर्देशक शक्ति सामंता ने अपनी नई फिल्म आराधना के लिए कुछ खास प्रीव्यू रखे थे। फिल्म बरादरी के लोग, ट्रेड एक्सपर्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स उस समय एक स्मॉल टाउन चार्म वाले लड़के को स्क्रीन पर देख रहे थे, जिसकी मुस्कान में एक अजीब सा खिंचाव था। प्रीव्यू खत्म होते होते हॉल के भीतर सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी सनसनी थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो फिल्मों को सिर्फ नफे और नुकसान के तराजू पर तौलते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ट्रेड मैगजीन्स ने उस वक्त रिपोर्ट करना शुरू किया कि यह लड़का पर्दे पर अभिनय नहीं कर रहा, बल्कि दर्शकों की नसों में उतर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का वो मशहूर जुमला आज भी फिल्मों के इतिहास में दर्ज है कि ये कोई स्टार नहीं, ये तो जुनून है। उस मार्च के महीने में फिल्म रिलीज होने से पहले ही जो हाइप क्रिएट हुआ, उसने सिनेमा के पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। फिल्म मेकर्स के लिए यह एक केस स्टडी थी कि कैसे एक सही स्क्रिप्ट, शक्ति सामंता का निर्देशन, एस.डी. बर्मन का म्यूजिक और किशोर कुमार की आवाज मिलकर एक ऐसा सिनेमैटिक ब्लास्ट कर सकते हैं जो पूरे देश को हिलाकर रख दे। मार्च 1969 के बाद जो मंजर देखा गया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया के सिनेमाई इतिहास में शायद ही कहीं मिली। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना को लेकर एक ऐसी दीवानगी थी जो न पहले उससे कभी देखी गई, न उसके बाद। और इस दीवानगी ने सोशोलॉजिस्ट्स को भी हैरान कर दिया। ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन दिनों लड़कियां राजेश खन्ना को खून से खत लिखा करती थी। राजेश खन्ना की सफेद कार जहां खड़ी होती थी, वहां से जब गुजरती तो लिपस्टिक के निशानों से गुलाबी हो चुकी होती थी। लड़कियां उनकी तस्वीर से, राजेश खन्ना की तस्वीर से शादी कर रही थी और उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर मीलों लंबी कतारें लग जाती थी। एक फिल्म प्रोड्यूसर के नजरिए से देखें तो यह सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं थी, यह कल्ट था, यह कल्ट का जन्म था। राजेश खन्ना ने हीरो की इमेज को पूरी तरह रीडिफाइन कर दिया। उनके गर्दन टेढ़ी करने का अंदाज, उनकी वो आंखें जो आधी बंद होकर भी हजारों बातें कह जाती थीं, और उनके हाथ हिलाने का तरीका, यह सब कुछ एक सिनेमैटिक ग्रामर बन गया। फिल्म मेकर्स ने महसूस किया कि दर्शक अब सिर्फ लार्जर देन लाइफ एक्शन नहीं चाहते, वो एक ऐसा वनरेबल नायक चाहते हैं जिससे वो प्यार कर सकें, जिसके वो साथ रो सकें। क्रिएटिव और सिनेमैटिक वैल्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजेश खन्ना का उदय इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए एक बड़ी सीख भी है। उन्होंने साबित किया कि सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ मस्कुलर बॉडी या ऊंची कद काठी की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सोलफुल परफॉर्मेंस और कनेक्ट
सबसे बड़ी चाबी है। मार्च 1969 के उस फिनोमेनन के बाद राजेश खन्ना ने लगातार 15 सोलो हिट फिल्में एक साथ देकर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई एक्टर नहीं तोड़ पाया। आराधना से शुरू हुआ यह सफर, दो रास्ते, खामोशी, सफर, कटी पतंग और आनंद तक आते आते एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया जहां राजेश खन्ना को भगवान माने जाने लगा। फिल्मी बिरादरी के बड़े बड़े दिग्गजों का यह मानना था कि राजेश खन्ना के साथ काम करना किसी रिलीजियस एक्सपीरियंस से कम नहीं। उनकी समय की पाबंदी, उनका अपने किरदारों में डूब जाना और सबसे बढ़कर कैमरे के साथ उनका रिश्ता अद्भुत था। वो जानते थे कि क्लोजअप के शॉट्स में किस तरह अपनी रूह को आंखों में लाना है। यही वो वजह थी कि ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स ने उन्हें लेकर आनंद जैसी फिल्म बनाई, जो आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक। फरवरी और मार्च 1969 के उस दौर ने फिल्म बिजनेस के ढांचे को ही बदल दिया। पहले फिल्में स्टार्स के नाम पे बिकती थीं, लेकिन राजेश खन्ना के उदय के बाद फिल्में ब्रांड बन गईं। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एडवांस बुकिंग के नए तरीके निकाले, क्योंकि थिएटर्स के बाहर की भीड़ बेकाबू हो रही थी। ट्रेड मैगजीन्स की सुर्खियां अब सिर्फ कलेक्शन की बात नहीं करती थी, बल्कि वो उस इंपैक्ट की बात करती थी जो राजेश खन्ना समाज पर छोड़ रहे थे। इंडियन फिल्म मेकर्स ने यह समझ लिया था कि अगर उनके पास राजेश खन्ना है तो उन्हें किसी बड़े विलेन या एक्स्ट्रा चमक दमक की जरूरत नहीं। उनकी एक मुस्कान ही फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पार लगाने के लिए काफी थी। यह एक ऐसा दौर था जब फिल्म प्रोड्यूसर्स उनके बंगले के बाहर सिर्फ उनकी एक हां के लिए हफ्तों इंतजार करते थे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो फरवरी और मार्च 1969 का समय सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक पुनर्जन्म लगता है। राजेश खन्ना ने जिस स्टारडम की नींव रखी, उसी ने आगे चलकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सितारों के लिए रास्ता बनाया। लेकिन जो पॉपुलैरिटी और जो मैडनेस राजेश खन्ना के दौर में थी, वो दोबारा कभी किसी दूसरे एक्टर के लिए देखने में नहीं मिली। इंडियन फिल्म बिरादरी आज भी उन्हें उस अजीम कलाकार के रूप में याद करती है, राजेश खन्ना को, जिसने सिनेमा को ग्लैमर से ऊपर उठाकर जज्बात की ऊंचाई दी। वो भारत के पहले सुपरस्टार थे क्योंकि उन्होंने देश को एक ऐसा सपना दिखाया जिसमें प्यार था, दर्द था और एक अद्भुत गरिमा थी। 1969 की वो बसंत बीत गई, लेकिन राजेश खन्ना की आंखों में वो चमक और डिस्ट्रीब्यूटर्स का वो जुनून आज भी हमारे लिए सिनेमाई गलियारों में गूंजता है। वो थे, वो हैं और वो हमेशा रहेंगे भारतीय सिनेमा के, इंडियन सिनेमा के, बॉलीवुड के काका अमर हैं। काका भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, मगर आप हमारे सिनेमा की हर उस फ्रेम में जीवित हैं जहां रोमांस और सच्चाई का मिलन होता है। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।